नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम की, अपने सौर मंडल। हमारा सौर मंडल अत्यंत विशाल है। ये सभी प्लानेट सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आपको ये चक्कर लगाते हुए दिख भी रहे हैं। चलिए एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है और जिसका आप जवाब जरूर दीजिए। अगर यह सूर्य समाप्त हो जाए तो पूरे इन ग्रहों का क्या होगा? तो निश्चित रूप से ये जितने भी प्लानेट हैं, ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जो कुछ भी है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, वह क्या करेंगे? अपना रास्ता भटक जाएंगे और इस विशाल ब्रह्मांड में खो जाएंगे। हो सकता है कहीं पर टक्कर मारकर ये अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर। तो हमारी इस पूरे सोलर सिस्टम में सूर्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम बात करेंगे इसी सोलर सिस्टम के बारे में। चलिए, मैं हूं राज राणा और आप हैं ऑल इन बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। सौर मंडल की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो सौर मंडल में सबसे बड़ा है हमारा सूर्य। सूर्य में 99.9% के आसपास द्रव्यमान संरक्षित है। 0.1 में ही बाकी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, प्रारंभ करते हैं हम सूर्य से तो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है वो है मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है क्योंकि इसके पास नहीं है वायुमंडल। अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं तो ये जो प्लैनेट है वो है हमारा शुक्र, जिसे इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं। इस वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से ज्यादा है। इस कारण यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण करती है और इसे रात के समय पर भी गर्म बनाए रखती है। इस प्लैनेट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक तो इसमें जो सुबह होती है वो पश्चिम से होती है और साथ ही साथ उसका एक जो दिन है वह इसके एक वर्ष से भी ज्यादा होता है। चलिए, तीसरे नंबर का जो हमारा प्लैनेट है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में जितना भी हमें ज्ञात यूनिवर्स है, नॉन यूनिवर्स है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन है, जहां की क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी है कि जहां पर जीवन हो सकता है, जहां पर लाइफ हो सकती है, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन होने का कारण भी है क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स में स्थित है। अब कहोगे आपके गोल्डीलॉक्स क्या होती है? गोल्डीलॉक्स अंतरिक्ष के वो स्थान होते हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, जहां का तापमान मॉडरेट होता है, तो भी आप याद रखें। इसके बाद आगे चलेंगे तो ये हमारा मंगल है। अब ये मंगल है, ये मंगल करता है। ये माना जाता है कि कई अरब साल पहले, लगभग लगभग करोड़ अरब में, कोई भी आप सोच सकते हैं यहाँ पर जीवन हो सकता है। यहाँ पर भी जीवन के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन कुछ ऐसे पुट यहाँ पे मिलते हैं जिससे लगता है कि किसी समय पर यहाँ पे जीवन रहा होगा, लेकिन आज के समय यहाँ पे जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन इस पर समाप्त हो चुका है जीवन, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो यहीं पर स्थित है। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है, याद रखें। आगे चलकर यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें हैं और ये छोटी छोटी चट्टानें मुक्त रूप से सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे चलेंगे तो ये आ जाता है गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर, हमारा सबसे बड़ा प्लानिट। और सबसे बड़ा तो प्लैनेट है ही, साथ ही साथ ये इस पर स्टॉर्म आते हैं, बहुत बड़े स्टॉर्म आते हैं और स्टॉर्म आते हैं इस कारण इसका रंग नारंगी दिखाई देता है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अपना चक्कर सबसे तेजी से लगाता है। इस पर अगर आप चले गए तो 4.5 घंटे का दिन होगा और 4.5 घंटे की रात होगी। ना आपकी दिन का करार खत्म हो पाएगा, न रात की नींद आपको अच्छे से आ पाएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जाना तो सोच विचार के जाना, आपको कम नींद आने की संभावना है या नहीं है। एक और बात याद रखना, इसके पास एक लघु सौर तंत्र है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं और रात में बहुत सारे उपग्रह चमकते हैं तो उससे बहुत सारे क्या है, यहाँ पर चांद है। जैसे हमारे यहाँ पर चांद की रोशनी आती है, उसी प्रकार से सोचिए यहाँ पर 80 जो चांद है वो इसकी रोशनी इस पे आती होगी तो कैसा फील होता होगा। अगर मैं यहाँ पर आप चारपाई डाल के यहाँ लेट जाएं और ऊपर देखें और हमारे आकाश में 80 चांद दिखाई दें तो सोचिए कितना व्यापक, कितना मनमोहक दृश्य होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट, जिसे हम सैटर्न के नाम से जानते हैं।
इस पर जो रिंग है, रिंग इसकी विशेषताएं जो इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसके पास कोई ठोस सरफेस नहीं है, आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। अगर सोचिए आपको सैटर्न पर फेंक दिया जाए तो आप सैटर्न के अंदर चले जाओगे। अगर यहाँ पर पानी भी फेंक दिया जाए तो पानी भी इसके अंदर चला जाएगा। इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, डेंसिटी कम है। अगर इसको समुद्र में लाया जाए तो इसे नाव बनाकर आराम से इस पर तुम तैर सकते हो। और यहां तक आखिरी ऐसा प्लैनेट भी है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, यहां से बुध से लेकर हम सैटर्न तक नंगी आंखों से देख पाएंगे, इसके बाद हम सबको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगला है हमारा प्लैनेट जो यूरेनस प्लैनेट है। दिखने में लेटा हुआ, ऐसा लगता है बड़ा सुस्त है, हमेशा लेटा रहता है, इसलिए इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी कहते हैं। रिंग तो इसके पास भी है, लेकिन खूबसूरती में यह दूसरे नंबर पे आता है। आगे अगर हम देखें तो यहां पर सबसे अंतिम जो हमारा प्लैनेट है वो है नेपच्यून। अब नेपच्यून प्लैनेट है, सबसे दूर है, सूर्य की रोशनी कम जाती है, बर्फ जमी रहती है बेचारे पर, ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ऐसे कपड़ों की जरूरत है, मोटे मोटे कपड़े सब जाओ तो आपको यहाँ पे लेते हुए जाना। इसके बाद ये आपको जैसे ही नेपच्यून खत्म होगा, अब यहां पर आपको आइसी पार्टिकल दिखाई देंगे, धूल के कण बहुत सारे दिखाई देंगे। पता है क्या है? यहाँ पर सूर्य की रोशनी तो नहीं पहुंच पाती, ज्यादा इंटेंसिटी तो होती नहीं है, तो यहाँ पर हम देखें कैसे? सूर्य का प्रकाश से ही तो हम देख पाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुंचता नहीं है, तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमने इंफ्रारेड कैमरे बनाए जो रात में भी देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरों से हमें पता चला कि यहाँ पे एक मोटी पट्टी है जिसमें बहुत सारे धूल के कण हैं। केवल धूल के कण नहीं, यहाँ पर चट्टानें भी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। उन बड़ी बड़ी चट्टानों को हम बौने ग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्लूटो। 2006 से पहले इसे हम मानते थे ग्रह, लेकिन 2006 में ग्रहों की परिभाषा में जो परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से ये अपने ग्रह का दर्जा खो बैठा। लेकिन ये मौजूद कहां पर है? ये मौजूद है यहाँ पर, इस बेल्ट में। इस बेल्ट को कहते हैं क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट की खोज क्यूपर ने करी थी, वैज्ञानिक ने, इस कारण इसका क्यूपर बेल्ट नाम है। अब प्लूटो जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको हम प्लूटोन्स कहते हैं या बौने ग्रह कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि बौने ग्रहों का घर कौन है, तो आपको आंसर बताना है कि यही तो है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट का आपको आंसर बताना है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा पूरा सौरमंडल खत्म हो गया? अरे नहीं, आगे अभी बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है। यहाँ पर आपको ये सैटर्न दिखाई दे रहा है और इसकी ये भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पर इस वाले फिगर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, या क्यूपर बेल्ट जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच में क्या है? ये सूर्य है, ओके। और यहाँ पर ये सब चक्कर लगा रहे हैं और ये क्यूपर बेल्ट है। अगर इस प्रकार से केवल क्यूपर बेल्ट तक हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो तस्तरी नुमा इसकी आकृति है, जैसे प्लेट होती है घर में, इस प्रकार से हमारा सौरमंडल है। लेकिन एक बात याद रखें, सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और वो चारों दिशाओं में बराबर लगता है। इसकी वजह से बहुत सारे धूल के कण इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार से ये धूल के कण हैं और इसमें आईसी पार्टिकल भी हैं, इनको हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम से काफी दूर हैं और वहां से हम देखेंगे तो हमें कुछ सोलर सिस्टम इस प्रकार से दिखाई देता है, ऑर्ट क्लाउड है, और सन इसमें एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। लेकिन ये सब सन के चारों तरफ चिपके हुए क्यों हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। इसके अलावा सन के पास अपनी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है, और ग्रेविटेशनल पावर के अलावा इसमें एक विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। ये सब जगह चुंबकीय क्षेत्र है, और यह चुंबकीय क्षेत्र ही इसे एक्स्ट्रा जितने भी हमारे बाकी के स्टार हैं उनसे बहुत सारी तरंगें ऐसी निकलती हैं जिसे सूर्य भी नहीं झेल पाएगा, सूर्य में भी उससे ब्लास्ट हो सकता है, उससे ये अपने आप को बचाए रखता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए, यहां पर हमने एक सीक्वेंस बनाया था, तो यहां पर ये दिखाई दे रहा आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो आप यहां पे देखोगे तो शुरुआत के 4 प्लैनेट हैं, और ये चारों प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रहों की पहचान में क्या है कि ठोस बने हुए हैं। याद रखना, ठोस यानी इनके पास अपना ठोस सरफेस मौजूद है, ओके। और ये ठोस चट्टानों के द्वारा निर्मित है। साथ ही साथ इसमें यहां पर लगभग अगर बुध को छोड़ दिया जाए तो सबके पास अपना एक वायुमंडल भी है, और साथ ही साथ इसमें रिंग सिस्टम नहीं पाया जाता है। यहां पर आपको पता है ये एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स वाली बेल्ट है। एस्टेरॉइड्स के बाद जितने भी ये प्लैनेट आपको दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं हम जोवियन प्लैनेट।
जोवियन प्लैनेट हैं। और जोवियन प्लैनेट को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये बड़े बड़े प्लैनेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको गैस जायंट के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े हैं, इनके पास कोई सरफेस नहीं है, ठोस सरफेस इनके पास नहीं है। आप जाकर यहां पर ऐसे ही जैसे पृथ्वी पर खड़े हैं उस प्रकार से खड़े नहीं हो सकते। इनके पास वायुमंडल भी है लेकिन कोई ठोस सरफेस नहीं है। और सभी के पास रिंग पाए जाते हैं। रिंग सिस्टम सब पर होते हैं, छोटे छोटे रिंग होते हैं। हालांकि सैटर्न पर सबसे बड़े रिंग है, लेकिन रिंग इस पर भी है, रिंग इस पर भी है, रिंग इस पर भी है, सभी पर रिंग पाए जाते हैं। जोवियन जितने भी प्लैनेट हैं, चारों प्लैनेट हैं, इसमें से दो हैं, ये क्या है, गैस जायंट हैं। और ये हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ओके, और इसके बाद ये आइसी जायंट हैं, इनमें अमोनिया का भी संरक्षण है, मीथेन भी है, यहां पर हाइड्रोजन हीलियम भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहां पर मौजूद है। अब इनको आइसी जायंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां तक कम पहुंच पाता है, तापमान कम होता है, यहां पर सारी चीजें जम जाती हैं, तो ये आइसी प्लैनेट बन जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर तो आगे जाके यहां पर आपको मिलेंगे ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे प्लूटो है, उसके बाद ह्यूमिया है, इसके बाद मैकमेक है, फिर एरिस है। ये बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं। 2006 की में जो एक प्राग में सम्मेलन हुआ था, उनमें इनकी एक परिभाषा बनाई गई। उन परिभाषा के बारे में मैं आपको एक नए लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट की सारी जानकारी मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके लिए। यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर समझ लेते हैं कि ये सब कुछ ये तो सीक्वेंस है। आप ये ध्यान रखिए, यहां पर आपको सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि सीक्वेंस में लगाइए तो आप लगा सकते हैं ना, बुध है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। लेकिन अगर कभी कभी आपसे डेंसिटी के आधार पर लगवा दे कि एक बात बताइए, डेंसिटी के आधार पर आप बताइए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से प्लैनेट की है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी में नंबर 1 पर है हमारी पृथ्वी। ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, डेंसिटी है 5.514। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका मरकरी यानी बुध आता है 5.528, ये आता है। अगर आप तीसरे नंबर की बात करेंगे तो ये आता है हमारा मंगल, ठीक है, 3.934 इतना आता है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नहीं, उसके बाद आता है हमारा शुक्र आता है। पहले शुक्र आएगा। ये तो हमारे ये जो मून है, मून के बारे में हमने आपको बता दिया था। लेकिन याद रखो, सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? सबसे पहले नंबर पे है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है हमारा ये दूसरे नंबर पे आता है मरकरी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ये शुक्र है, यानी शुक्र यानी वीनस। और फिर उसके बाद आता है ये, इसको हम कहते हैं मंगल यानी मार्स। इसके बाद देखें, अब अगर इसके बाद देखें तो आप इसकी भी डेंसिटी को याद रखना, 3.34 के आसपास होती है। ये जो हमारा चंद्रमा है, क्योंकि कभी कभी सेलेस्टियल बॉडी दे देगा और आपसे सीधे सीक्वेंस में लगा लेगा, तो चंद्रमा की भी आपको डेंसिटी याद रखनी होगी। यहां पर देखोगे तो सबसे कम डेंसिटी आपको इसकी दिखाई देगी, ये आपकी 0.6, यानी अगर आप देखें कि जल से भी कम इसकी डेंसिटी है, इस कारण ये जल पर तैर सकता है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है इसी के पास चिपका हुआ है, उसका नाम है यूरेनस, 1.2 की इसकी डेंसिटी है। उसके बाद नंबर आता है 1.3, ठीक है, इसका है जुपिटर। और इसके बाद आता है 1.6 के साथ हमारा नेपच्यून। इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले यानी मून यानी सेलेक्टिव मून, सोलर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो हमारा बुध है और शुक्र है, उसके पास कोई भी मून नहीं है, उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिवोस, ठीक है। डिमोस जो है वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा कहें तो इसको सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, जुपिटर है। जुपिटर का सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे जुपिटर का ये कुछ प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे लो है, यूरोपा है, इसमें गैनीमीड है, और यहाँ पर कैलिस्टो है, जिसमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है जुपिटर का, वो आपको याद रखना है। यूरोपा पर जीवन के कुछ साक्ष्य मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से पानी की प्राप्ति हुई है। इसके बाद सैटर्न है, इस समय पर सैटर्न पर सबसे ज्यादा मून है, अब तक 89 मून की खोज हो चुकी है। मीमास है, इसकी इंसेलेडस है, इसके बाद टेथिस है, इसके बाद डियोन है, इसके बाद रिया है। रिया याद रखना, रिया कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। टाइटन है, टाइटन इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद यूरेनस, और यूरेनस का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटेनिया, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून का सबसे बड़ा है ट्रिटॉन, ट्रिटॉन है, इसको भी आपको याद रखना है। और प्लूटो का सबसे बड़ा है चेरॉन या सेरॉन, आप इसको भी याद रख सकते हैं।
चलिए लगे हाथ हम इनकी कक्षीय झुकाव के बारे में भी पता कर लें, सारे प्लैनेट के बारे में। जैसे हमारी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, वो है 23.5 डिग्री। तो क्या सभी प्लैनेट हमारी पृथ्वी के बराबर झुके हुए हैं? नहीं, सबका अलग अलग झुकाव है। उन झुकाव को एक बार जरूर देख लें। मरकरी का झुकाव 0.1 डिग्री है, यानी बिल्कुल सीधा है। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई देता जैसे हमारी पृथ्वी इस प्रकार से टेढ़ी दिखाई देती है, नहीं, ये बिल्कुल सीधा है। जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो अक्षीय झुकाव है केवल 0.1 है, ना के बराबर है। ठीक है, इसका जो झुकाव है 177 डिग्री है, यानी उल्टा लगेगा। जैसे इधर झुकाव होना चाहिए, लेकिन इसका झुकाव इधर है, इस साइड में है, जो आपको याद रखना है। 177 डिग्री इसका झुकाव है। यहां पर अगर देखेंगे, यहाँ पे अर्थ का 23.5 डिग्री झुकाव है। यहाँ पर जो मार्स है, उसका जो अक्षीय झुकाव है, एक्सियल टिल्ट है, वो 25 डिग्री है। इधर जुपिटर का मात्र 3 डिग्री है। अगर सैटर्न की बात करेंगे तो 27% है। यूरेनस का 98 है, जिसकी वजह से ये लेटा हुआ दिखाई देता है। ओके, और चक्कर ऐसे लगाते हैं, चक्कर वाला हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है। नेपच्यून का 30% है, तो प्लूटो का 120% है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर और भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इनका ये अपना भी चक्कर लगाते हैं और ये हमारे सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। सारे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपना चक्कर कितनी देर में लगाते हैं, ये तो आप जान लो। सबसे पहले देखिए, ये जो मरकरी है अपना चक्कर लगाता है 58 दिनों में। वही वीनस अपना चक्कर लगाता है 243 दिनों में। अर्थ लगाती है 23 घंटे 56 मिनट में। वही मार्स 1 दिन 36 मिनट में लगाता है, याद रखना, यानी 24 घंटे से ज्यादा में लगाता है। इसके बाद जुपिटर 9 घंटे 55 मिनट में लगाता है। ये क्या करता है, ये 10 घंटे 33 मिनट में चक्कर लगाता है। इसके बाद ये 17 घंटे 14 मिनट में। इसके अलावा ये 16 घंटे में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे तेजी से कौन चक्कर लगा रहा है, जुपिटर। और सबसे धीरे धीरे चक्कर कौन लगा रहा है अपना, ये है हमारा वीनस। तो ये जरूर याद रखें। साथ ही साथ क्या करते हैं, इनका ऑर्बिटल स्पीड भी है। जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो भी इनकी एक निश्चित स्पीड होती है। देखिए हमारी पृथ्वी, देखिए लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमण गति इसकी इतनी होती है, रेवोल्यूशनरी जो इसकी स्पीड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 47.87 किलोमीटर पर सेकंड, सबसे तेज घूमता है। तो सबसे धीरे धीरे कौन घूमता है, यहाँ पे देख लीजिए, तो 5.43 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से नेपच्यून घूमता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अगला जो हम लेक्चर है लेके आएंगे सूर्य के पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन, बड़े अच्छे नोटिफिकेशन, बड़े अच्छे ही वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्रदान होंगे, प्राप्त होंगे, और आप उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।